हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है। यूनिवर्सलाइजेशन की अगर हम लिटरेरी मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब होगा द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूनिवर्सल और जनरल। यानी यूनिवर्सल होना, अगर कोई चीज यूनिवर्सल है तो वो इतनी आम है, इतनी जनरल है कि आप चाहे पहाड़ों पे रह रहे हो, चाहे आप एक मॉडर्न सिटी में रह रहे हो, वो चीज जनरल है और वो वहां भी होगी। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, खाना पीना और सोना, ये ऐसे काम है चाहे आप जंगल में रह रहे हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं, या आप दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, या किसी दूसरे देश में रह रहे हैं। ये बहुत जनरल काम है। हर किसी को जब भूख लगती है तो खाना खाते हैं ऑब्वियसली। अगर आपको मनपसंद खाना मिल जाए तो आप भी इसकी तरह यमी फील करेंगे। उसके बाद अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, आपको नींद आती है तो आप सोते हैं। तो ये इतने जनरल काम है, ये हर जगह होंगे। तो जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब हम ये समझते हैं कि एजुकेशन इतनी जनरल हो जाएगी कि वो हर जगह अवेलेबल हो, चाहे वो कितना ही रिमोट एरिया हो। हर किसी का राइट होगा बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन का। ठीक है, तो जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम इन 5 पॉइंट्स की जो है बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है, आपको ये जो है सीरीज में याद करने होंगे और सीरीज में ही इनको लिखना पड़ेगा, क्योंकि समझते टाइम भी आप सीरीज में ही इनको समझेंगे। इनका मतलब जब आप निकलेगा तो जो इनका मतलब निकलेगा वो सीरीज की वजह से ही निकलेगा। जैसे फर्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन, यानी कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो प्रोविजन जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। वो जो एजुकेशन है, अब मान लीजिए किसी को भूख लग रही है और खाना अवेलेबल है, तो वो जनरल चीज हुई कि सबके पास अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर कि किसी को पॉवर्टी की वजह से या किसी वजह से खाना नहीं मिलता, बट ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन का मतलब है कि वो एजुकेशन जो है वो सबके लिए अवेलेबल होगी और प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, यानी बच्चों को एनरोल किया जाएगा स्कूल में। स्कूल एजुकेशन के लिए जो है एनरोलमेंट का इंक्रीज होना इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट को दिखाता है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। अब बच्चा स्कूल में गया है तो रिटेन भी करे, यानी अब वो पढ़े रुके वहां पे और अपनी स्टडी को जो है वो कंप्लीट करे। स्पेसिफिकली अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करें। अगर हम स्कूल एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन जो है स्कूल लेवल पे होना चाहिए कि एटलीस्ट 12th पास जो है वो करे, वहां पे रिटेन करे। उसके बाद आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट। जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो सोसाइटी के लेवल पे ये चीज आ जाती है, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन जो है वो प्री रिक्विजिट होंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट के लिए, क्योंकि आप टारगेट को तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आपकी जो है रिटेंशन पूरी होगी, बच्चे वहां पे कंप्लीट स्टडी कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। जैसे हम प्रोविजन की बात करते हैं तो प्रोविजन के लिए क्या बोला जाता है कि प्राइमरी स्कूल होना चाहिए विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम द हैबिटेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के घर से जो है वो स्कूल कम दूरी पे हो, कम से कम, यानी विद इन 1 किलोमीटर जो है स्कूल अवेलेबल होना चाहिए। या हम ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली हर गांव में अगर एक स्कूल अवेलेबल है, प्राइमरी स्कूल स्पेसिफिकली अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं या एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है 1 किलोमीटर, विद इन 1 किलोमीटर होना चाहिए, ताकि ये रीजन ना हो पेरेंट्स के पास कि बहुत दूर स्कूल है और ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये क्या हुआ कि आप अगर उनको विद इन द लिमिट, विद इन द देयर हैबिटेशन जो है आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्कूल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। दूसरा, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है उसने ये अश्योर किया था कि भाई एनरोल होने चाहिए बच्चे अप टू द एज ऑफ 14। वो क्या हो जाएगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये जो 14 की एज की बात है ये 2015 तक जो है हो जानी चाहिए। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ, ये यहाँ पे यूईई आएगा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और उसका मोटो क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल। तो जब हम 1986 की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो उसमें एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई थी। यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज को जो है वो कम करने की बात की गई थी, डिस्पैरिटीज को सोशल लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे कम करने की बात की गई थी, और एजुकेशन फॉर ऑल की जो है वो बात की गई थी। अब चाइल्ड जो है
अगर स्कूल उसने एनरोल कर लिया उसने, जो कि 1986 में पॉलिसी ने इंश्योर किया था कि 2015 तक 100% एनरोलमेंट होगी, तो रिटेंशन का मतलब हो जाता है कि बच्चा जो है वो अपनी स्कूल स्टडी को कंप्लीट करे, रिटेन करे, वहां पे रहे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो गया। उसके बाद बात आती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है एजुकेशन के केस में अगर हम देखें, क्योंकि पार्टिसिपेट जब मोबिलाइज करेंगे लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि उनकी जरूरत है, एजुकेशन जो है वो उनकी भी जरूरत है। ऑब्वियसली नेशन वाइज जब हम बात करेंगे तो नेशन को या एक देश को जो है वो फायदा ही होता है अगर वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं या उनका एजुकेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है। बट जो पार्टिसिपेशन है वो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो इनएविटेबल है, बहुत जरूरी है, अवश्य होना चाहिए वो, जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं। फिर आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट कब होगा, जब बच्चे रिटेन करेंगे। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट के लिए जो है प्री कंडीशन हो जाती है टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, क्या, यूनिवर्सल रिटेंशन सॉरी। तो यूनिवर्सल रिटेंशन जब होगी, जब बच्चे रुक रहे हैं स्कूल में और पढ़ाई कर रहे हैं, ड्रॉप आउट्स कम से कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तब जाके क्या बात करते हैं हम कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट हुई है और जो टारगेट्स जो हमने रखे थे वो कंप्लीट हुए हैं। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट के लिए क्या जरूरी है, वेस्टेज ना हो, स्टेगनेशन ना हो। तो बेसिकली अगर हम एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन चाहते हैं तो उसके लिए जो चैलेंजेस हैं उन चीजों में वो हमें फेस करने पड़ेंगे, और उन चैलेंजेस में सबसे पहले जो है क्या आता है, वेस्टेज आता है। वेस्टेज क्या होता है, प्री मैच्योर विड्रॉल को जो है हम क्या बोलते हैं, वेस्टेज बोलते हैं। तो प्री मैच्योर विड्रॉल यानी कि आपकी प्राइमरी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है और आपने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया, आपने बच्चे को निकाल लिया वहां से, वट एवर द रीजन इज। अब रीजन कोई भी हो, आपने उसको पढ़ने नहीं दिया कंप्लीट। तो अगर आप जब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे तो हम प्राइमरी क्लास तक की बात करेंगे, और जब हम स्कूल की बात करेंगे, स्कूल एजुकेशन की, तो वो क्या हो जाएगा, आपको कंप्लीट 12th तक की बात करनी पड़ेगी। तो वेस्टेज में क्या हो जाता है कि आप जो है प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हैं बच्चे का और उसको कंप्लीट पढ़ने नहीं दे रहे हैं। एक होता है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन होता है कि किसी भी सिचुएशन की वजह से जो है बच्चा बार बार सेम क्लास में रिपीट हो रहा है, यानी फेल हुए जा रहा है बच्चा, और उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसकी जो स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब हम इंडेक्स ऑफ स्टैग्नेशन जो है वो कैसे निकालेंगे, यानी कि स्टैग्नेशन का लेवल क्या है, किस हद तक पहुंच गई है स्टैग्नेशन। तो वो हो जाता है 100, 1 माइनस में टोटल ऑप्टिमम ईयर अपॉन में डिवाइड बाय टोटल ईयर्स एक्चुअली टेकन। टोटल ऑप्टिमम ईयर्स क्या हो जाएंगे कि कितने साल लगने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल 5th में जो है उसको 1 साल लगना चाहिए था, लेकिन उसको एक्चुअल में 2 या 3 या 4 साल लग रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 इंटू में 1 माइनस में 1 बाय में जितने भी साल उसको एक्चुअल में लग रहे हैं, तो वो क्या निकल के आएगा, इंडेक्स निकल के आएगा। इस इंडेक्स के थ्रू जो है वो स्टैग्नेशन का रेट या स्टैग्नेशन का लेवल पता किया जाता है, जिसकी वजह से जो है यूनिवर्सलाइजेशन तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता। फिर जो और रीजंस हैं, जब हम चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि क्या जो है अड़चने क्या आ रही है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में, तो ये इट्स बेटर कि हम चैलेंजेस वर्ड यूज करें, क्योंकि चैलेंजेस वर्ड जब आप यूज करते हैं तो एक इंप्रूवमेंट का स्कोप, और आप उस चीज को सोल्यूशन जल्दी निकालने की सोचते हैं, आप उसको एज ए चैलेंज लेके चलते हैं, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो दिखता है अगर आप चैलेंजेस लिखते हैं, चैलेंजेस टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा, फर्स्ट था वेस्टेज, सेकंड था स्टैग्नेशन, थर्ड रीजन क्या हो जाता है, करिकुलम में डिफेक्टिवनेस, यानी प्राइमरी लेवल पे या स्कूल लेवल पे जो है करिकुलम जो है वो इस लेवल का नहीं है कि वहां पे यूनिवर्सलाइजेशन हो पाए। उसके बाद आता है लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। अगर आपके टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि टीचर जो है एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, और अगर आप वहां पे ट्रेंड नहीं है टीचर्स, या अप टू द मार्क नहीं है, अपडेट नहीं है, और नॉलेज जो है वो उनकी एनहेंस नहीं की गई है टीचर ट्रेनिंग देके, तो वो चीज क्या हो जाती है, इसमें यूनिवर्सलाइजेशन की इश्यूज में आ जाती है कि इस वजह से ये भी एक रीजन हो जाता है। आउटडेटेड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब अगर आप सेम मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज कर रहे हैं कि आपने क्वेश्चन लिखवा दिया और बच्चा जो है वो याद करके आ जाए, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपको उस लेवल की जो है एग्जांपल्स देके पढ़ाना पड़ेगा कि बच्चे को ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाए और वो याद
उसको इंटरेस्ट आए पढ़ाई में। तो जो वो हम एनसीएफ 2005 की जब बात करते हैं, उन्होंने भी इस चीज के बारे में बात की थी कि आपको डेली रूटीन या लाइफ से जोड़ के जो है चीजों को समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम कंसर्निंग एंसिलरी सर्विसेज, यानी जो और एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं साइड बाय साइड, वो जो है वो भी अप टू डेट होनी चाहिए, बट उनमें भी प्रॉब्लम है, तो ये भी एक इश्यू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं वो अलग लेवल के हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे कि जो है प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, आप पढ़ाएंगे कैसे? स्कूल जो है उसमें अगर पूरा एक ही कमरा है स्कूल में, तो आप क्लासेस लगाएंगे कैसे? आप एक कमरे को कैसे स्कूल बोल रहे हैं? तो ये जो है रिमोट एरियाज में ये इश्यूज जो है वो काफी आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस पे। नेक्स्ट है डिफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट जो है जो एम करके चल रही है उनकी पॉलिसी में ही अगर डिफेक्ट है और वो एक आइडियल सिचुएशन को इमेजिन करके जो है पॉलिसीज बना रहे हैं, तो वो जो है कैसे एप्लीकेबल होगी, कैसे जो है वो ऑन ग्राउंड उसको हम जो है एप्लीकेबल या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसका। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो ग्राउंड लेवल या प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए बनाई जाए, ये जो है डिफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो भी एक इश्यू हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द स्कूल, ये मोस्टली ये सबसे बड़ा इश्यू होता है। अगर आप बड़े स्कूल्स की भी बात करेंगे तो वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी हद तक देखने को मिल जाती है कि आप जो है सिफारिश से एडमिशंस हो रहे हैं या जो, तो वो जो रीजन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये भी एक काफी बड़ा इश्यू हो जाता है कि इससे यूनिवर्सलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक उसमें रिसर्च वर्क में जो है वो रिसर्च वर्क ज्यादा नहीं हो पा रहा इन प्रॉब्लम्स को लेके कि और एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो है हमने क्या पढ़े, यूनिवर्सलाइजेशन में क्या क्या अड़चने आ रही हैं, एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन किस वजह से नहीं हो पा रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वेस्टेज की अगर सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशंस में हम उन्हीं सोल्यूशंस को देंगे ना जो हमने प्रॉब्लम्स की बात की है। वेस्टेज, स्टैग्नेशन, इन चीजों को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। पेरेंट्स को जो है वो समझाना पड़ेगा कि एजुकेशन जो है वो कितनी नेसेसरी है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, तो उनके बच्चे के लिए जो है उनके फ्यूचर के लिए कितनी जरूरी है। तो ये वेस्टेज, स्टैग्नेशन में हमें बच्चे पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, और जो है रेमेडियल स्ट्रेटजीज या डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजीज हमें अपनानी पड़ेंगी जिससे कि जो है बच्चा फेल ना हो या उसको जो है अच्छे से समझ आ जाए चीजें। अगर हम डिफेक्टिव करिकुलम की बात करें तो हम कमी करिकुलम पे वर्क करना पड़ेगा, ट्रेन टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं के काउंटर पॉइंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। उसके बाद हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट में बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इन चीजों को लेके। तो गवर्नमेंट ने जो है स्पेसिफिकली एक आता है DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आप प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं कि बच्चों को जो है एनरोल किया जाए। नेशनल लिटरेसी मिशन, मिड डे मील MDM, सर्व शिक्षा अभियान SSA, रमसा RMSA, IED SSS यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। तो ये जो MDM के बाद है, MDM, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और IDSS, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो है आपको इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर आप 16 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इनके बारे में जिक्र तो जरूर करना पड़ेगा, एंड इट विल बी बेटर अगर आप इनके बारे में की पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर दें। अब हम बात करते हैं DPEP। आपको जो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप देखना चाह रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं DPEP की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की। ये जो है 1993 में लॉन्च हुआ था और 42 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है चलाया गया था इनिशियल लेवल पे, 7 स्टेट्स में। अब ये होलिस्टिक प्लानिंग थी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है हमारा मेन मोटो है, और ये एक चैलेंजिंग काम था उस टाइम पे। यूनिवर्सलाइजेशन स्पेसिफिकली आप एलिमेंट्री एजुकेशन क्या हो गया, अप टू 14 एज, यानी कि 14 साल के बच्चों तक आप जो है उनको प्रोविजन भी कर रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन का प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एजुकेशन की, वो कहीं भी किसी भी स्कूल में जाके एजुकेशन ले सकते हैं। तो आप जो है उससे उनको एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करेंगे, और एनरोलमेंट के बाद वो रिटेन भी कर रहे हैं एटलीस्ट 14 की एज तक, यानी उनकी बेसिक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है।
तो ये जो है ये मोटो था डीपीईपी का। अगर हम एम की बात करें तो एम जो है वो वही हो जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को। शुरू में जो है सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे, बाद में जो है वो, क्योंकि इनिशियली जो है आप उस चीज को ट्राई करके देखते हैं, कोई भी एग्जाम या पॉलिसी जो आप बात करते हैं तो उसको हम ट्राई करके देखते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे कितनी एप्लीकेबल होगी, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं ब्रॉड लेवल पे जो है उसको एप्लीकेबल अप्लाई करके देखते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो नेशनल लिटरेसी मिशन जो कि 1988 में जो है लॉन्च किया गया था। अब नेशनल यानी कि ओवरऑल नेशन वाइज होगा, पूरे इंडिया में होगा। लिटरेसी मिशन यानी कि हम लिटरेसी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, लिटरेसी रेट जो है वो हमारी कम है। तो उस टाइम पे क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हमें 80 मिलियन लोगों को या 80 मिलियन जो अडल्ट्स हैं जो कि 15 टू 35 की एज में हैं उनको क्या करना है एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फंक्शनल लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड करनी है कि एटलीस्ट वो कुछ हद तक काम कर पाए। तो 1990 से 1995 तक का इसमें मोटो रखा गया था। उसके बाद आता है फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो कि किसमें बात की गई थी 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, जो हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन पढ़ेंगे उसमें ये बात की गई थी। तो उसमें क्या था कि आप वर्ल्ड वाइड जो है मतलब वाइड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड नहीं वाइड लेवल पे आप इस चीज को क्या करेंगे एप्लीकेबल करेंगे। ये जो आपकी यूनिवर्सल एजुकेशन की जो स्ट्रेटजी है आप इसको क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर हम और इम्प्रूवमेंट एरियाज देखें तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी कम से कम इतना तो आना चाहिए, वो जो है वो डिसाइड हुए कि एटलीस्ट बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन तो सबका राइट है और वो फंडामेंटल राइट भी है। अगर हम बात करें 21A की, आर्टिकल 21A की, तो उसके अंतर्गत वो फंडामेंटल राइट भी हो जाता है। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो डिसाइड किए गए। इम्प्रूवमेंट जो है वो की गई किसमें प्री सर्विस और इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम्स, जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके ऊपर स्पेसिफिकली प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही थी। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पावर को या जो आपकी जो प्लानिंग है उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी कि आपको नीचे वाले लोगों को वो चीजें सौंपनी होंगी और आपको बॉटम अप अप्रोच जो है वो ट्राई करना पड़ेगा जब हम किसी भी चीज में सोल्यूशन की बात करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को।